तनिष और नैना अपने घर पर थे। नैना आजकल तनिष से कुछ उखड़ी खुड़ी रहती थी और तनिष उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तनिष ने परेशान होते हुए पूछा, आखिर प्रॉब्लम क्या है नैना? न तुम मुझे कुछ बताती हो। आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम हमारे रिलेशनशिप में खुश नहीं हो? जिस पर नैना खींचते हुए बोली, तुम बार बार यहीं पर आकर अटक जाते हो। तुम यह नहीं समझ रहे कि तुम्हारे और तुम्हारे उस दोस्त करण की वजह से मैं कितनी बुरी तरह फंस चुकी हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है कि मैं उस रिपोर्टर का पता नहीं लगा पा रही, क्योंकि अगर मैं उस रिपोर्टर का पता निहाल को दूंगी तो निहाल को पता चल जाएगा कि न्यूज़ करण ने ही लीक की थी, वो भी तुम्हारे थ्रू। सबसे झूठ बोल बोल कर मैं तंग आ गई हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तनिष मायूस होते हुए बोला, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें यह सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर मुझे 1% भी पता होता कि मेरे मजाक को करण इस तरह से लेगा तो मैं ये सब उसके साथ कभी शेयर नहीं करता। तभी नैना का फोन बजा। उसने कॉल उठाया और सामने वाले की बातें सुन उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। कुछ ही देर में उसने फोन रखा तो तनिष पूछने लगा, क्या हुआ, तुम परेशान हो गई? किसका कॉल था? तो नैना बोली, निहाल ने रिपोर्टर को ढूंढने के लिए और उसके ऊपर केस दर्ज करने के लिए एक शीतल नाम की वकील को अपॉइंट किया है। और मुझे अभी अभी पता चला है कि शीतल अभी उस रिपोर्टर से मीटिंग करने के लिए जा रही है। मुझे लगता है मुझे वहां पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि वो रिपोर्टर अपना मुंह खोल दे और बात हाथ से निकल जाए। मुझे वहां जल्द से जल्द पहुंचना होगा। इतना कहकर नैना अपनी जगह से उठी, फटाफट अपना बैग और गाड़ी की चाबी उठाई और दौड़ते हुए घर से बाहर चली गई। तनिष ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि जाने अनजाने में उसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसे समझ आ रहा था कि इसका असर उसके रिश्ते पर भी पड़ रहा था। एक तो वैसे ही नैना से निहाल नहीं छूट रहा था और अब नैना की बेरुखी उसे और ज्यादा परेशान करने लगी थी। निहाल के घर से निकलकर तारा सीधा अपने घर आई, जहाँ सोनिया उसका इंतजार कर रही थी। शीतल भी कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाली थी और उन तीनों ने मिलकर एक प्लान तैयार करना था कि कैसे उस शख्स तक पहुंचा जाए जिन्होंने तारा की वो फाइल कॉपी की थी। सोनिया बोली, जब तक शीतल नहीं आती, चलो मुझे बताओ तुम कितने बजे कब कहाँ से चली और फिर कहाँ पहुंची। सोनिया की बात सुन तारा सोचते हुए उसे टाइम और जगह बताने लगी कि वो कितने बजे कहाँ से चली, कहाँ पहुंची। वहीं दूसरी तरफ शीतल ने उस रिपोर्टर का पता लगा लिया था और उससे मीटिंग करने के लिए पहुंचने वाली थी। इस रिपोर्टर से मिलने के लिए नैना भी निकल चुकी थी। कुछ ही देर में नैना वहां पहुंची जहां वो रिपोर्टर शीतल का वेट कर रही थी और उससे बातचीत करने लगी। वो रिपोर्टर मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो न्यूज़ पीस उसने लिखी और ना ही वो नाम बताने के लिए तैयार थी। जिस इंसान से उसको फोटो मिली, अब तक शीतल भी वहां पहुंच चुकी थी, जो कि नैना को वहां देखकर काफी हैरान थी। वो इस बात से हैरान थी कि नैना को ये खबर किसने दी कि आज शीतल और वो रिपोर्टर मिलने वाले थे। मगर फिर भी सिचुएशन को संभालते हुए उसने रिपोर्टर से कहा, मिस्टर निहाल तुम पर मानहानि का दावा करने वाले हैं, जिसमें तुम और तुम्हारी कंपनी बहुत बुरे फंसोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम बचना चाहती हो तो सिर्फ हमें उस इंसान का नाम बता दो जिसने इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास लीक की थी। मगर उस रिपोर्टर ने साफ इनकार कर दिया। नैना चुपचाप बैठकर शीतल और उस रिपोर्टर के बीच हो रही बातचीत को सुन रही थी, मगर उसने ना ही बीच में कोई बात की, ना ही उन्हें रोका। उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी। शीतल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या। जब कुछ देर पहले शीतल ने उससे फोन पर बात की थी तो उस रिपोर्टर ने मान लिया था कि वो उस शख्स का नाम बता देगी, मगर वहां तक पहुंचने तक में ही उसने अपनी बात बिल्कुल बदल ली। अब शीतल को नैना पर शक होने लगा। वो समझ रही थी कि जरूर नैना ने ही बीच में आकर कुछ ऐसा किया है कि रिपोर्टर अपनी बात से पलट चुकी थी। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद शीतल वहां से चली गई। उसके जाते ही नैना ने उस रिपोर्टर से हाथ मिलाया और थैंक्स कहा। फिर बोली, अच्छा काम किया तुमने, इसकी कीमत तुम्हें मिल जाएगी। कल तक तुम्हारे अकाउंट में पूरे पैसे आ जाएंगे। अब तुम जा सकती हो। कहकर वो भी निकल गई। रिपोर्टर से मिलने के बाद शीतल सीधा निहाल के ऑफिस में आई। निहाल के केबिन में पहुंची
तो निहाल ने उसे बैठने का इशारा किया और पूछा कि केस पर क्या प्रोग्रेस है। शीतल ने जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बता दी कि किस तरह अचानक वहां नैना पहुंच गई और नैना के वहां आते ही रिपोर्टर अपनी बात से बिल्कुल पलट चुकी थी। उसने आगे पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो निहाल, हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्टर बिल्कुल भी हमें कोई नाम नहीं देने वाली। निहाल ने आगे कहा ठीक है, उस रिपोर्टर और उसकी कंपनी पर केस कर दो। जिस पर शीतल ने ठीक है कहा और चुपचाप वहां से उठ गई। शीतल अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि निहाल ने उसे आवाज दी, शीतल जरा एक मिनट। निहाल की आवाज से शीतल अपनी जगह पर ही रुक गई। निहाल चलकर उसकी तरफ आया और पूछा, तारा ठीक है ना? ये सुन शीतल को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, अगर ठीक नहीं भी होगी तो हो जाएगी, मगर अब तुम उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने जो कल किया उसे बहुत दुख पहुंचा है। निहाल ने हामी से हिला दिया और बोला, जानता हूं कि मैंने, तुम बस उसका ध्यान रखना। इतना कह उसने शीतल को बाहर जाने का इशारा कर दिया। शीतल चुपचाप निकलकर बाहर आ गई। वहां से निकलकर शीतल सीधा तारा के घर पहुंची और जैसा कि उसने सोनिया और तारा से वादा किया था, तीनों मिलकर पिछले दिन हुए हर इवेंट पर दिमाग लगाने लगी। कितने बजे वो कहाँ पहुंचे और कितने बजे कहाँ से निकले, वो ये सब कुछ नोट करने लगी ताकि उस जगह जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक किया जा सके। आज जब से निहाल ऑफिस आया था तब से हर किसी की सामत आई हुई थी। वो कभी किसी को डांट रहा था तो कभी किसी पर चिल्ला रहा था। पूरी टीम उसे छुपती फिर रही थी। कुछ गिने चुने लोगों के सिवा वहाँ कोई नहीं जानता था कि आखिर निहाल को किस बात पर गुस्सा आया हुआ था। रोहन, पूनिया, लैला निहाल की हालत देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। रोहन बोला, पिछले कुछ दिनों में कितना बदल गया था ये। हंसने लगा था, खुश रहने लगा था, ऐसी बिना बात का गुस्सा करना भूल गया था, और अब देखो फिर से अपनी असलियत पर वापस आ गया। निहाल की नज़र बार बार तारा के वर्क स्टेशन पर जा रही थी, जो कि उसके केबिन से साफ साफ दिखाई देता था। उसने जानकर तारा का वर्क स्टेशन इस तरीके से बनवाया था कि वो जब चाहे बीच बीच में नज़र उठाकर तारा को देख सके, मगर आज वो जगह खाली थी। फिर भी वो अपनी नज़रों को वहां से जाने से रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर में नैना ऑफिस आई। निहाल के केबिन में आकर निहाल से बोली, निहाल मुझे पता चला कल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डील कैंसिल हो गई। निहाल ने बस आमे से हिला दिया। नैना आगे बोली, कोई बात नहीं, मैं क्लाइंट से बात करके कोशिश करती हूँ कि उनसे कुछ वक्त मांग सकूँ। निहाल ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। नैना को निहाल के केबिन में आने से पहले ही पूनिया ने बता दिया था कि निहाल का बहुत ज़्यादा मूड खराब है, और उसकी वजह भी बता दी थी कि पिछले दिन तारा और निहाल के बीच में क्या क्या हुआ। ये सब सुन नैना के चेहरे पर एक अलग ही खुशी छाई हुई थी। उसका चेहरा एकदम खिल उठा था, जहां बाकी सभी लोग निहाल की हालत देखकर परेशान थे। नैना इस बात से बहुत खुश थी कि तारा और निहाल का झगड़ा हो गया है, और शायद अब वो साथ भी ना हो। नैना ने आगे पूछा, निहाल क्या हुआ, तुम ठीक हो? कल के बाद से तुम कुछ अजीब लग रहे हो। निहाल ने एक बार फिर नजर उठाकर तारा की खाली वर्क स्टेशन की तरफ देखा, फिर बोला, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये सुन नैना निहाल की तरफ आई, उसके हाथ पर अपना हाथ रख बोली, मैं आज भी तुम्हारी दोस्त हूँ निहाल। अगर तुम कुछ बात करना चाहते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम मुझसे बात कर सकते हो। निहाल ने अपना हाथ हटा लिया और बोला, ठीक है, थैंक्स, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? यह सुन नैना वहां से चली गई और निहाल ने वापस अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ा ली। कुछ देर में वो अपनी जगह से उठा और रोहन के केबिन की तरफ बढ़ गया। रोहन के पास जाकर निहाल ने पूछा, यार एक बात बता, क्या आज सुबह से तारा ने तुझे कॉल किया? यह सुन रोहन सवालिया नजरों से निहाल को घूरने लगा, तो निहाल अपनी बात संभालते हुए बोला, वो मेरा मतलब है कि इतने सारे प्रोजेक्ट पर लैंडस्केप का काम तारा ही तो देख रही थी, तो बस मैं यही पूछना चाहता था कि काम के सिलसिले में क्या उसने तुझे कॉल किया? यह सुनते ही रोहन की हंसी छूट गई। मेरे यार, तू सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि तू भी उसे मिस कर रहा है और आज तेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है? यह सुन निहाल झट से बोला, तू गलत समझ रहा है, मेरा ये मतलब नहीं था,
वो एक्चुअली मैं उससे मिलना चाहता था। वो मैं उससे बात करना चाहता था, मगर वो मेरा फ़ोन तो नहीं उठाएगी। तो क्या तू एक काम करेगा मेरे लिए? तू उसको फ़ोन करके यहाँ बुला सकता है क्या? ये सुनते ही रोहन ने अपने दांत दिखा दिए और बोला, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ कि तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। तेरी ईगो इतनी ज़्यादा है ना कि बस उसके आगे तुझे कभी कोई दिखाई सुनाई ही नहीं देता। तूने कल जो भी किया है गलत किया है, और अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो ठीक है, मैं उसे किसी बहाने से ऑफिस बुलाता हूँ। ये सुनते ही निहाल का चेहरा एकदम खिल गया। वो खुशी खुशी अपने केबिन की तरफ चला गया। उसके जाते ही रोहन ने तारा को कॉल किया और कुछ देर के लिए ऑफिस आने के लिए बोला। उसने ये बहाना बनाया, जिस लैंडस्केपिंग फाइल पर वो काम कर रही थी वो उन्हें मिल नहीं रही, और वो प्रोजेक्ट अगले ही दिन सबमिट करना है। अब हमारी तारा ठहरी दरिया दिल सोचने लगी कि शायद कोई सच में ही परेशानी की बात है। उसने रोहन को ऑफिस जाकर उसकी मदद करने का वादा किया। तारा से बात करने के बाद रोहन ने फटाफट निहाल को कॉल लगाया और उसे बता दिया कि तारा ऑफिस आने के लिए मान गई है और कुछ ही देर में पहुंच भी जाएगी। ये सुन निहाल खुशी खुशी अपने केबिन में इधर से उधर चक्कर काटने लगा। ग्लास मिरर से सामने जाकर उसने फटाफट अपने बाल ठीक किए और आगे पीछे हो खुद को झांकने लगा, जैसे कि वो देख रहा हो कि वह कैसा लग रहा है। कुछ ही देर बाद तारा ऑफिस आई और सीधा रोहन के केबिन में गई। उसने रोहन से पूछा, कौन सी फाइल्स ढूंढ रहे हो? रोहन तारा को देखकर अपनी सीट से उठा और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने तारा के पास आकर पूछा, कैसी हो तारा? तुम अब ठीक हो ना? इस पर तारा ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो कौन सी फाइल्स मांग रहे थे तुम? रोहन ने रिवॉल्यूशन क्लाइंट का नाम बताते हुए फाइल मांगी, जिन पर वो कुछ दिन से काम कर रही थी। तारा बोली, ये वाली फाइल तो लैला के पास होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, कहकर वो लैला के पास चली गई। उसने लैला से वो फाइल ली और लाकर रोहन को पकड़ा दी। रोहन बोला, अरे तुमने तो इतनी जल्दी ढूंढ ली। रोहन, फाइल्स लैला के पास ही थी। अगर तुम मुझसे पूछते तो तुम्हें मिल जाती। अब मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे ऑफिस बुलाया किस काम के लिए है? रोहन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तारा बोली, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे बहाने समझ नहीं आएंगे? अब रोहन बोला, तारा, कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। निहाल ने बहुत बड़ी गलती की। उसे तुमसे बिल्कुल इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए था, और इस बात का एहसास उसको भी है। मगर तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि वो किस तरह का है, और अपनी गलती कभी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तारा ने जवाब दिया, जो भी है, मगर उसने वो सब किया, और वो भी इतने लोगों के सामने। अब मेरे जाने के बाद उसे क्या एहसास होता है क्या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। रोहन तुरंत बोला, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार उससे बात तो कर लो। तारा बोली, अगर उसे मुझसे बात करनी है तो उसे ही मेरे पास आना होगा रोहन, क्योंकि मैं उसकी काफी बातें सुन चुकी हूँ। तभी रोहन के केबिन में निहाल आ गया। उसकी नज़र जैसे ही तारा पर पड़ी, वो बस उसी पर जम गई। तारा भी कुछ पल के लिए निहाल में खो गई। उन दोनों का आई कांटेक्ट होते देख रोहन उनके पास आया और बोला, मुझे कुछ काम है तो तुम दोनों बात करो, मैं बाद में आता हूँ, कहकर वो अपने केबिन से बाहर चला गया। उसने सोचा कि निहाल और तारा को कुछ वक्त दिया जाए। शायद निहाल तारा से माफी मांग ले और शायद तारा उसे माफ कर दे। रोहन के जाते ही निहाल बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तारा भी पूरे एटीट्यूड में दोनों हाथ बांधे खड़ी थी। हाँ बोलो। तो निहाल ने कहा, मैं मानता हूँ कि कल हमारी जो भी बात हुई वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। ये सुनते ही तारा बोली, क्या कहा तुमने? बात ज्यादा बढ़ गई थी? इतनी बेइज्जती मेरी आज तक कभी किसी ने नहीं की है। और तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा डिजाइन किसी छोटी सी दुकान पर बेच भी सकती हूँ? कहते कहते तारा का गला रुंध गया। निहाल बेहद शांति से बोला, अच्छा सुनो, क्या तुम बता सकती हो कि वो डिजाइन किसी दूसरे के हाथ लगी कैसे? थोड़ा सोचने की कोशिश करो, आखिर हुआ क्या था? अब तारा का पारा फिर से चढ़ने लगा था। कैसे इंसान हो तुम? क्या तुमने मुझे फिर से यही सब बातें करने के लिए बुलवाया है? तुम्हारा डिजाइन मैंने कैसे दिया, किसे दिया, कब दिया? निहाल ने पूछा, मैं सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। तारा खींचते हुए बोली, इस दुनिया में हर चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता।
मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे हो गया। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें मेरा दिल कहते कहते वो रुक गई और कस के आंखें बंद कर ली। निहाल की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो बोला, क्या क्या कह रही थी तुम? तुम्हारा दिल क्या? तारा झट से बोली, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलूंगी। कहकर वह जैसे ही जाने के लिए पलटी, निहाल ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचा। तारा निहाल के बेहद करीब आ गई। दोनों की नजरें आपस में टकरा चुकी थीं और चेहरे इतने करीब थे कि वो एक दूसरे की सांसें तक महसूस कर सकते थे। निहाल तारा के कान के पास जाकर बेहद ही धीमी आवाज में बोला, कैन यू कंप्लीट योर सेंटेंस? तारा ने बस नामे से हिला दिया और चुपचाप निहाल के एहसासों में खोई रही। निहाल आगे बोला, तारा मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूँ, मगर उसके लिए। मगर सुनते ही तारा होश में आई। अभी वो बोल ही रहा था कि तारा बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना मेरी बेगुनाही का, इस बात का कि मैंने वो डिजाइन नहीं चुराए और ना किसी और को भेज दिए। तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगी और उसके बाद कभी तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखूंगी। ये कहकर तारा ने झटके से अपना हाथ निहाल के हाथ से छुड़ाया और सीधा केबिन से बाहर चली गई। निहाल बस उसे जाते देखता रह गया। वहीं दूसरी तरफ निहाल के ऑफिस से निकलकर नैना सीधा होल्डिंग कंपनी में पहुंची तो उसने देखा तनिष उसका इंतजार कर रहा था। तनिष ने पूछा, तुम्हारी रिपोर्टर के साथ मीटिंग कैसी रही? जिस पर नैना बोली, सब ठीक था, मैंने उसे हैंडल कर लिया है, मगर सिर्फ अभी के लिए। आगे क्या करना होगा मैं कुछ नहीं कह सकती। तब तक तुम करण से बात करो और उसे बोलो कि वो आगे की हरकतें बंद करे। उसने निहाल की कंपनी का एक डिजाइन चुराकर मार्केट में बेच दिया है और इस बात को लेकर एक नया बवाल शुरू हो चुका है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम करण से बात करो ताकि वो ये सब बंद करे, क्योंकि कहीं ना कहीं निहाल को उस पर शक है। तनिष ने नैना से पूछा, तुम तो रिपोर्टर से मिलने गई थी ना, तो निहाल बीच में कहाँ से आ गया? नैना बोली, मैं अभी निहाल के ही ऑफिस से वापस आ रही हूँ, मुझे उससे कुछ काम था तो बस इसलिए ही उसके ऑफिस गई। तनिष ने आगे पूछा कि तुम्हें यहाँ होल्डिंग कंपनी में कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारे सारे काम खत्म हो चुके हैं क्या, जो तुम बार बार उस निहाल के ऑफिस पहुंच जाती हो? नैना बोली, मैं उसकी कंपनी की पीआर हेड हूँ, मुझे यह काम देखना होता है, और तुम बात बात में निहाल को लेकर इतना शक क्यों करते हो? तनिष को अपने सूत्रों से पता चल चुका था कि तारा और निहाल का झगड़ा हो गया है और इस बात को लेकर नैना काफी खुश दिखाई दे रही थी। नैना के चेहरे पर आई रौनक से समझ आ रहा था कि उसकी खुशी का कारण क्या है। तनिष ने कहा, शक तो करूंगा ही ना, तुम बार बार हर बार उससे मिलने पहुंच जाती हो और मुझे तुम पूरा दिन एक काल तक नहीं करती। जब भी आता हूँ आजकल मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ। मैं एक बार फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो? जिस पर नैना ने जवाब दिया, तुम कैसी बातें कर रहे हो तनिष, मैं तुम्हारे साथ काफी खुश हूँ और मुझे तुमसे और हमारे रिलेशनशिप में कोई परेशानी नहीं है। मगर निहाल के साथ मेरा एक अलग रिश्ता है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, हमारे परिवारों के भी एक दूसरे से काफी अच्छे रिलेशंस हैं और हम होल्डिंग में पार्टनर्स हैं। मैं उसकी ड्रीम डेकोर्स की पीआर हेड भी हूँ, इस नाते मुझे अक्सर उससे मिलना पड़ता है और मीटिंग्स के लिए भी जाना पड़ता है। तुम इस तरह उसको लेकर मुझ पर शक नहीं कर सकते। ये सब सुन तनिष को बहुत गुस्सा आया, मगर वो कुछ कह नहीं सकता था। तनिष बोला, प्रोफेशनल लाइफ में दायरा रखना मुझे भी आता है, इतना दिमाग रखता हूँ कि मैं ये समझ सकूँ, मगर तुम बार बार इस दायरे को तोड़कर आगे बढ़ जाती हो, मुझे इसी चीज से ही तकलीफ है। कहकर वो गुस्से से नैना के केबिन से बाहर निकल गया। अब नैना परेशान होने लगी थी, क्योंकि एक तरफ तनिष जो निहाल को लेकर काफी इनसिक्योर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ निहाल था जिसने आज तक नैना को प्रपोज तक नहीं किया था और ना ही उसे वापस आने के लिए कोई बात कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किसकी तरफ रुख करे। शाम का वक्त नैना ने अपने काम खत्म किया और ऑफिस से बाहर निकल गई। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठी, उसने निहाल को फोन लगाया और उससे पूछा, तुम कहाँ हो? निहाल ने जवाब दिया, मैं अपने घर पर हूँ, अपने घर से ही काम कर रहा हूँ। तो नैना बोली, ठीक है, मैं वहीं आती हूँ तुमसे मिलने, कुछ इम्पोर्टेंट काम डिस्कस करना है।
तो निहाल ने ठीक है कहकर फोन काट दिया। नैना ने गाड़ी निहाल के घर की तरफ बढ़ा ली। वो इस बात से अनजान थी कि वहीं थोड़ी दूर पर एक गाड़ी में तनिष्क बैठा था, जो कि उसके ऑफिस से निकलने के बाद से ही वहां इंतजार कर रहा था। जैसे ही नैना की गाड़ी पार्किंग से निकली, तनिष्क ने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। तनिष्क देखना चाहता था कि नैना आखिर कर क्या रही है। जैसे जैसे नैना की गाड़ी निहाल के घर की तरफ बढ़ रही थी, तनिष्क का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में नैना की गाड़ी निहाल के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। तभी तनिष्क ने नैना को कॉल में लाया और पूछा, नैना मैं घर पहुंच गया हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो? जिस पर नैना बोली, तनिष्क मैं अभी घर नहीं आ रही हूँ, एक्चुअली बहुत काम है, इसलिए मैं पूनिया के साथ बैठकर कुछ काम खत्म करने में लगी हूँ। तो मेरा इंतजार नहीं करना, खाना खाकर रेस्ट करना। ये कहकर उसने फोन काट दिया। तनिष्क जो कुछ ही दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ उसकी ये सब बातें सुन रहा था, उसके माथे पर बल आ चुके थे, क्योंकि अब नैना का झूठ उसके सामने था। नैना ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर अंदर चली गई। तनिष्क ने भी गाड़ी कुछ दूरी पर लगाई और उसका पीछा करते करते घर के अंदर जाने लगा। नैना गार्डन क्रॉस करके गिलास हाउस की तरफ पहुंच गई थी। वहीं कुछ दूरी पर उसे निहाल दिखाई दिया, जो कि काउच पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। नैना उसके सामने लगे काउच पर बैठ गई। वहीं पीछे से तनिष्क भी आ गया और एक बड़े से पेड़ की ओट में खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। अभी तनिष्क वहां खड़ा ही था, उसे अपने पास एक प्रेफरेंस फील हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया तारा वहां आकर खड़ी हुई थी। तनिष्क ने हैरानी से तारा को देखा और बेहद धीमी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो तारा? तो तारा बोली, वही जो तुम कर रहे हो। मुझे लगता है यह सब जो चल रहा है हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए। तनिष्क ने भी अपना सिर हिलाया और चुपचाप निहाल और नैना की तरफ देखने लगा। पहले तो कुछ देर नैना ने किसी प्रोजेक्ट की डिस्कशन की, फिर अचानक बोली, निहाल तुम कितने बदल गए हो, हर चीज हर किसी के बारे में इमोशनली सोचने लगे हो। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। निहाल ने जवाब दिया, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? आज रोहन भी यही कह रहा था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर नैना बोली, एक बात बताओ, क्या तुम्हारा और तारा का सच में ब्रेकअप हो गया है? जिस पर निहाल बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हाँ शायद, पता नहीं, मैं खुद ही को समझ नहीं पा रहा हूँ। नैना फिर बोली, तुम जानते हो, जब तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हुआ था, मेरे लिए तुमसे ब्रेकअप करना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने उस ब्रेकअप से बहुत कुछ सीखा था, और अब तारा से तुम्हारा यह ब्रेकअप जरूर मुझे कुछ और भी सिखा कर जाएगा। निहाल ने पूछा, वो कैसे? तो नैना बोली, तुम जानते हो, तनिष्क बहुत अच्छा इंसान है, और अगर मैं दिमाग से सोचूं तो मेरा दिमाग मुझे यही कहता है कि उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी और मैं बहुत खुश रहूंगी। वो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। निहाल बोला, हाँ तो? नैना ने अपनी बात पूरी की, मगर मेरा दिल कुछ और ही कहता है। तारा और तनिष्क पीछे खड़े उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। निहाल आगे बोला, देखो मेरे हिसाब से तो तुम इस दुनिया की सबसे लॉजिकल लड़की हो, और तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया का सबसे लॉजिकल इंसान तनिष्क है। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या हमें अपने लॉजिक्स की नहीं सुननी चाहिए? जिसे सुन नैना बोली, पता नहीं मुझे। फिर कुछ सोचकर वो बोली, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारा और तारा का क्या लॉजिक है? जिस पर निहाल बोला, हमारे बीच कोई लॉजिक नहीं है। निहाल की यह बात सुन तारा का दिल धक सा रह गया और उसकी आंखें भी नम हो गईं। नैना ने आगे पूछा, अगर तुम दोनों में लॉजिक नहीं है तो तुम दोनों में है क्या? निहाल कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मुझे लगता है अब हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसने लैपटॉप में आंखें गड़ा ली। नैना भी अपनी फाइल्स पूरी करने में बिजी हो गई थी। तारा और तनिष्क वहां खड़े के खड़े रह गए। वो जो सुनना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा आज उन दोनों ने सुन लिया था। वो चुपचाप अपनी जगह से पीछे हटे और घर से बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आ गए। बाहर आकर तनिष्क ने तारा से पूछा, क्या तुम ठीक हो तारा? तो तारा बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? तनिष्क व्यंग से हंसकर बोला, मैं पहले से ही जानता हूँ तारा कि नैना ने बहुत सोच समझ कर ही मुझसे ये एंगेजमेंट की है, मगर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे नहीं भी चाहती है तब भी मैं उसे बहुत प्यार करता रहूंगा और उसे ऐसे ही एक्सेप्ट भी करने को तैयार हूँ। कहते कहते तनिष्क की आंखें लाल होने लगी थीं।
तारा को सच में तनिष्क के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो आगे बोली, प्यार हमेशा लॉजिक से बेहतर होता है। तनिष्क ने कहा, पता नहीं। खैर तुम बताओ, क्या तुम और निहाल सच में अलग हो रहे हो? मुझे तुम दोनों का अलग होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तारा ने जवाब दिया, जब से निहाल ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है, मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं रही। तनिष्क ने कहा, सच कहूँ, यह एक बहुत ही वाहियात बात है कि निहाल ने तुम पर भरोसा नहीं किया। तारा को सोचने लगी, फिर बोली, तनिष्क, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? प्लीज मुझे सच सच जवाब देना। यह बात जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तारा आगे बोली, उस रात टेबल पर 3 ही लोग थे जो ये काम कर सकते थे, मैं, तुम और नैना। प्लीज मुझे सच सच बताओ, क्या जलन की वजह से नैना ने मेरा और न्याल का वो कॉन्ट्रैक्ट प्रेस में दे दिया था ना? यही सच है ना? ये सुनते ही तनिष्क ने अपनी आंखें मींच ली और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है तारा? वो तो न्याल की पार्टनर और पीआर हेड है ना। वो कैसे न्याल का इतना बड़ा नुकसान कर सकती है? तारा आगे बोली, मुझे लगता है मुझे नीचा दिखाने के लिए और मेरी मीडिया में बेइज्जती करने के लिए ही नैना ने वो कागज प्रेस में दिया था। जिस पर तनिष्क झट से बोला, नहीं नहीं, नैना ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने वो कागज प्रेस में नहीं दिया। तारा फिर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने नहीं दिया, उसने नहीं दिया तो फिर? तनिष्क ने कहा, वो मैंने दिया था। वो सब मुझसे हुआ है। ये सुन तारा की आंखें फैल गईं। क्या? तनिष्क आगे बोला, मैंने वो मजाक मजाक में करण के साथ शेयर की थी और उसने जानबूझकर वो प्रेस में भेज दी। तनिष्क आगे बोला, नैना ने कुछ भी नहीं किया है। उसने जो कुछ भी किया सिर्फ मुझे न्याल से बचाने के लिए किया। तारा ने कहा, तो आज जब वो रिपोर्टर अपनी बात से ही मुकर गई और नैना के वहां आते ही उस इंसान का नाम बताने से मना कर दिया, वो तुम ही थे तनिष्क? वो बोला, ये सब उसने मुझे बचाने के लिए ही किया। मेरी वजह से उसे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। तारा अभी भी शौक में थी। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? तो तनिष्क बोला, तुम प्लीज इस बारे में निहाल को कुछ मत बताना। अगर निहाल को पता चल गया तो वो नैना को बर्बाद कर देगा। उसे नौकरी से भी निकाल देगा और होल्डिंग से भी निकाल देगा और उन दोनों परिवारों की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। निहाल का गुस्सा बहुत बुरा है। तारा ने कुछ नहीं कहा, वहां से जाने के लिए मुड़ गई। तनिष्क ने भी उसे 2 पल देखा और फिर जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। तारा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। दरअसल वो वहां पर अपने एक प्रोजेक्ट की फाइल सबमिट करने आई थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके सारे डॉक्यूमेंट 2 दिन पहले वो घर ले जाकर काम करने वाली थी और उसने सारा काम खत्म भी कर लिया था। वो बस उसकी फाइनल रिपोर्ट ही निहाल को देने आई थी। मगर यहाँ पर आकर तनिष्क, नैना और निहाल की सब बातें देख उसका मन ही नहीं किया कि निहाल के पास जाकर उसे वो फाइल दे। वो चुपचाप खड़ी उस फाइल को देखती रही और फिर आगे बढ़कर निहाल की गाड़ी के विंड स्क्रीन पर उसने वो फाइल रख दी और वाइपर से उसे अटका दिया। वो जानती थी आसपास बहुत गार्ड्स थे, तो वो फाइल कहीं जाने वाली तो नहीं थी। उसे भी पता था कि सुबह जब निहाल ऑफिस जाने के लिए बाहर आएगा तो गाड़ी में बैठने से पहले उसे फाइल मिल जाएगी। भारी मन से उसने वो फाइल वहां रखी और चुपचाप अपने घर वापस चली गई। कुछ देर बाद नैना और निहाल का भी काम खत्म हो गया था। अपने सभी डॉक्यूमेंट समेटे हुए नैना बोली, ये फाइल्स तो कंप्लीट हो गई। चलो कहीं बाहर डिनर के लिए चलते हैं। निहाल का मूड बहुत खराब था। उसने जवाब दिया, नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, फिर कभी चलेंगे। आज मैं बस सीरियस के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ और उसके बाद रेस्ट करना चाहता हूँ। तुम कर जाओ, कल ऑफिस में मिलेंगे। नैना के जाने के बाद निहाल सीरियस के साथ खेलने लगा। कुछ देर बाद बोला, चलो सीरियस, तुम्हें एक बहुत स्पेशल जगह दिखाकर लाता हूँ। वॉक पर चलते हैं। उसने सीरियस को अपने डैड की गाड़ी में बिठाया और तारा के घर के पास ही बने ईडन गार्डन में ले आया, जहाँ पहले उसने और तारा ने कुछ खास पल साथ बिताए थे। सच्चाई यह थी कि वह तारा को बेहद याद कर रहा था, उसे बहुत मिस कर रहा था, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तारा से कैसे बात करे, उसे क्या कहे। उसे अपने इमोशंस, अपनी बात एक्सप्रेस करने में बहुत परेशानी होती थी। वहीं दूसरी तरफ आज तारा भी ईडन गार्डन में भाग के लिए आई थी।
वो उसी बेंच पर बैठी हुई थी जहाँ तारा और निहाल ने बैठकर बहुत वक्त साथ बिताया था। आज वो भी निहाल को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। वहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ। तभी अचानक तारा को सीरियस के भौंकने की आवाज आई। तारा जल्दी से हड़बड़ाकर उठी और अपने आसपास देखने लगी तो उसे दूर से ही सीरियस भागता हुआ उसकी ओर आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे ही निहाल भी था। निहाल तारा को देखकर एकदम हैरान रह गया। फिर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी इस वक्त? तारा बोली, मैं यहाँ भाग के लिए आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो निहाल? ये जगह तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है ना? तो निहाल बोला, वो मैं बस सीरियस को ये पार्क दिखाने लाया था। एक्चुअली वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था तो बस मैं उसे यहाँ ले आया। सीरियस तारा को देखकर बहुत खुश था और उसके आगे पीछे घूम घूम कर उसके साथ खेलने लगा। अब तारा भी सीरियस के साथ खेलने में बिजी हो गई, मगर फिर भी वो चोर नजरों से निहाल को देखे जा रही थी। और निहाल की तो हालत ही खराब थी। दिल जोर से धड़क रहा था, सांस गहरी हो रही थी और नजर सिर्फ तारा पर थी। वो एकटक तारा को निहारे जा रहा था। कुछ देर सीरियस के साथ खेलने के बाद तारा वहां से उठी और बोली, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर उसने सीरियस को बाय कहा और फिर पलटकर चली गई। निहाल और सीरियस उसे दूर तक जाते देखते रहे तो निहाल सीरियस के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुमने उसे रोका क्यों नहीं सीरियस? प्लीज उसे मेरे लिए रोक लेते। तारा के जाने के बाद निहाल बहुत देर वहां बैठा रहा और तारा की यादों में डूबा रहा। उसके बाद सीरियस को लेकर अपने घर वापस चला गया। अगली सुबह तारा सुबह सुबह उठकर तैयार हुई और फ्लावर शॉप चली गई। उसने शीतल और सोनिया को भी वहीं पर बुला लिया था और वो अपने आगे की प्लानिंग वहीं बैठकर करने वाली थी। शीतल ने सभी सीसीटीवी वीडियो चेक करने शुरू कर दिए थे। तारा ने उन दोनों को पिछली रात निहाल के घर जो कुछ भी हुआ सब बता दिया और उसने ये भी बता दिया कि करण तनिष्क का पार्टनर है और तनिष्क के थ्रू करण को वो कॉन्ट्रैक्ट का टुकड़ा मिला जो उसने प्रेस में रिलीज कर दिया। सोनिया यह सब कुछ बहुत गौर से सुन रही थी। तारा बोली, यह वही करण ग्रोवर है जो हमेशा से निहाल को नुकसान पहुंचाता आया है। उसने यह भी बता दिया कि एक बार सड़क पर जब उसकी गाड़ी खराब हुई तो किस तरह करण ने उसकी मदद करने का नाटक किया और फिर निहाल के सामने उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करने लगा। ये सब सुन सोनिया की बत्ती गुल हो चुकी थी। वो बोली, क्या तुम करण ग्रोवर के बारे में ही कह रही हो ना? तारा ने गुस्से से कहा, हाँ वही है कमीना जिसने इस बार फिर से वह फाइल चुराकर निहाल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हथिया लिया। एक बार फिर निहाल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसने पहले भी हरकतें की हैं। मिस्टर लोबो वाला प्रोजेक्ट भी उसी ने निहाल से छीन लिया। ये सब सुन सोनिया की हालत खराब हो गई थी और अब उसके आंसू गाल तक आ गए थे। वो हल्की हल्की सिसकी लेकर रो भी रही थी। उसकी हालत देखकर तारा और शीतल एकदम हैरान रह गईं। तो शीतल ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ है सोनिया? तुम ठीक तो हो ना? जिस पर सोनिया ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस बार मैं अपनी जगह से उठी और तारा के पास जाकर बोली, तारा प्लीज मुझे माफ कर दो। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये करण ग्रोवर बहुत समय से मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहा था। ये सुनते ही तारा हैरान रह गई। ये क्या कह रही हो सोनिया? तुम तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? जिस पर सोनिया बोली, मैं बताना चाहती थी, मैं तुम सबको उससे मिलवाना भी चाहती थी, मगर फिर अचानक बीच में ये सब हो गया। तारा सोनिया को चुप कराते हुए बोली, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तुम शांत हो जाओ और रोना बंद करो। अब सोनिया ने तारा को पूरी बात बता दी थी कि कैसे करण के साथ उस दिन घर आई थी, मगर जब पता लगा कि तारा घर पर ही है तो वो वापस चला गया था। जिस पर तारा बोली, उस दिन वो फाइल घर में ही थी, किचन काउंटर पर, जहाँ मैंने अपना बैग रखा था। अब तीनों को समझते देर नहीं लगी कि जरूर करण ने चालाकी से उस फाइल की फोटोज खींच ली और फिर ये सारा चक्रव्यूह रच डाला। उन तीनों ने कसम खाई कि करण को सबक सिखाकर ही रहेंगे और यह सच निहाल के सामने जरूर लाएंगे। उन तीनों ने आपस में कुछ प्लान बनाया और उसके बाद सोनिया शीतल करण के ऑफिस के लिए निकल गईं। तारा आज फ्लावर शॉप में रहकर ही अपना टाइम बिताने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ निहाल जब अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा तो अपनी गाड़ी के विंड स्क्रीन पर फाइल देखकर चौंक गया। उसने वो फाइल उठाई और खोलकर देखी। उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वही प्रोजेक्ट था जिस पर
तारा ने लैंडस्केपिंग खत्म करनी थी। फाइल वहां देख काफी हैरान हुआ। इसका मतलब तारा ने काम खत्म करके वो फाइल वहां पहुंचाई थी। निहाल ने वो फाइल पकड़ी और गाड़ी में बैठकर तारा की फ्लावर शॉप की तरफ निकल पड़ा। फ्लावर शॉप पहुंचकर निहाल ने देखा तारा अपने फ्लावर अरेंजमेंट बनाने में बिजी थी। तारा की नज़र जब निहाल पर पड़ी तो वो निहाल से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर निहाल बोला, पहले तुम बताओ, प्रोजेक्ट खत्म करके ये फाइल तुम ही मेरे लिए छोड़कर गई थी ना? जिस पर तारा ने हाँ कह दिया। निहाल ने पूछा, तुमने ये फाइल वहां छोड़ क्यों दी? आकर सीधे मुझे क्यों नहीं दी? अब तारा सरकास्टिकली बोली, आई तो तुम्हें ही देने थी, पर फिर सोचा कि मुझे नैना के साथ तुम्हारी शाम खराब नहीं करनी चाहिए। यह सुनते ही निहाल के माथे पर बल पड़ गए और वो समझ गया कि जिस पर नैना उसके साथ थी वहां तारा भी आई होगी। निहाल आगे बोला, मैंने प्रोजेक्ट चेक किया है, तुमने अपने लैंडस्केपिंग का काम बेहतरीन तरीके से किया है। तो अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस जाकर अपना काम क्यों नहीं करती? जिस पर तारा खींचकर बोली, कौन सा ऑफिस, कैसा काम? जब मेरे तुम्हारे साथ सारे रिश्ते ही खत्म हो गए तो अब मैं वहां पर नौकरी भी नहीं करना चाहती। निहाल अब तारा की तरफ बढ़ने लगा और उसके बेहद करीब आकर बोला, मगर तुम काम क्यों नहीं करना चाहती? तुम अपने लैंडस्केपिंग के काम में माहिर हो और तुम्हारा काम सभी को बेहद पसंद भी आता है। तुम अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ क्यों मिक्स कर रही हो? तारा झट से बोली, मैं वहां सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि अगर मैं उस ऑफिस में काम करूंगी तो मुझे तुम्हें देखना पड़ेगा, और मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। निहाल ऊबते हुए बोला, ये सब बेकार की बातें छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ। तो ऑफिस चलकर तुम अपना काम संभालो। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है ना, तो मत करना, पर जाकर अपना काम तो करो। तारा उससे दूर होते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उस ऑफिस में काम करने की। अब निहाल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या और बहाना बनाए जिससे वो तारा को अपने साथ चलने के लिए मना पाए। उसने आगे बोला, मगर कितने सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं। अगर तुम काम छोड़ना ही चाहती हो तो पहले अपना काम खत्म करो। जब सारे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे, सब पर लैंडस्केपिंग का काम खत्म हो जाएगा, तब तुम नौकरी छोड़ देना। तारा का गुस्सा बढ़ने लगा था। लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ और उस ऑफिस में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत साथ लेकर नहीं आती। ये सुनते ही निहाल समझ गया था कि अब तारा नहीं मानने वाली, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया और तारा भी आंसू भरी आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। शीतल और सोनिया अब तक करण के ऑफिस में पहुंच चुकी थीं। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने करण के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, करण सर अभी मीटिंग में है, आप तब तक उनके केबिन में उनका वेट कर सकती हैं। सोनिया और शीतल दोनों करण की केबिन की तरफ चली गईं। केबिन में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था, जिसकी वजह से सोनिया दरवाजे पर ही खड़ी हुई और शीतल फटाफट आगे पीछे घूमकर सब सामान की तलाशी लेने लगी, मगर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर दोनों बैठकर करण के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में वहां करण भी आ गया। सोनिया को देखते ही वो काफी शॉक्ड था। फिर बोला, अरे सोना, तुम आज यहाँ अचानक? तो सोनिया बोली, हाँ मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तुम तो अब मेरा फोन ही नहीं उठाते, ना ही मुझसे मिलने आए, ना ही मेरे किसी मैसेज का जवाब तक दिया। जिस पर करण बोला, क्या बताऊं सोना, मेरे कुछ क्लाइंट्स बाहर से आए हुए हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। काम का बहुत प्रेशर है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाया। सोनिया बस उसको एकटक देखती रही। वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। इस पल करण की पीठ शीतल की तरफ थी। सोनिया और करण आमने सामने खड़े थे। पीछे से शीतल जल्दी से करण की तरफ बढ़ी और एक रुमाल करण की नाक पर रख दिया। शायद उसमें क्लोरोफार्म था, जिससे कि कुछ ही सेकंड में करण बेहोश हो गया। उन दोनों ने पकड़कर करण को वहीं लगे सोफे पर लिटा दिया और उसकी तलाशी लेने लगी। उन्हें करण के कोट की जेब से उसका फोन मिला। सोनिया ने आगे बढ़कर करण की फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया और फटाफट उसके फोन की तलाशी लेने लगी, और कुछ ही देर में जो वो चाहती थी वो मिल गया।
करण के फोन में उसे खींची हुई सभी तस्वीरें मिल गईं। ये देख शीतल और सोनिया ने एक सुख की सांस ली और उसके बाद वो सभी तस्वीरें और स्क्रीनशॉट तारा के फोन पर सेंड कर दिए। फोटोज के बाद सोनिया करण की ईमेल की तरफ बढ़ी और वहां पर भी सभी क्लाइंट की जो जो इंफॉर्मेशन उसके फ़ोन में थी सभी उसने तारा के फ़ोन पर भेज दी। फिर उन्होंने वो फ़ोन वहीं साइड में फेंका। सोनिया को रह रहकर करण का दिया हुआ धोखा याद आ रहा था और उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और बेहोश पड़े करण को 3-4 झापड़ जड़ दिए। उसके बाद जल्दी से केबिन से बाहर आ गई। करण अभी भी वहीं बेहोश पड़ा था। उसके ऑफिस के बाहर निकलकर सोनिया खुद को कंट्रोल ना कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। शीतल ने आगे बढ़कर सोनिया को गले लगाया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। शांत हो जाओ सोना, सब ठीक है। तुमने जो कुछ भी किया वो तुमसे अनजाने में हुआ, मगर अब तुमने इस करण से अपना बदला लिया है। सारे सबूत ले जाकर निहाल को दिखाएंगे और अपनी तारा को बेगुनाह साबित करवाएंगे। यही सबूत ले जाकर हम पुलिस को भी देंगे। तुम फिक्र मत करो, अब जल्दी चलो, यहाँ से हमें निकलना चाहिए। उसके बाद वह दोनों वहां से निकलकर सीधा तारा के पास गईं। तारा के पास पहुंचकर उन्होंने उन सभी फोटोज, स्क्रीनशॉट और ईमेल के प्रिंट आउट निकाले और तारा ने एक्शन पूरी फाइल तैयार की, जिसके अंदर करण के सारे कारनामे मौजूद थे और साथ ही साथ वो सीसीटीवी की फोटोज भी जो तारा के घर के अंदर जाते हुए और बाहर आते वक्त उन्होंने रिकॉर्डिंग से ढूंढी थी। फाइल तैयार करने के बाद तारा अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, अब मैं जाऊंगी निहाल के ऑफिस इन सभी सबूतों के साथ। शाम का वक्त तारा निहाल के ऑफिस पहुंच गई थी। उसने रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से निहाल को कॉल करवाया। निहाल, जो कि अपने केबिन में बैठा था, रिसेप्शनिस्ट की कॉल पर यह सुन काफी हैरान हुआ कि तारा उससे मिलने आई थी। वो सोच रहा था कि अगर तारा आई हुई थी तो सीधा उसके केबिन में क्यों नहीं आई। यही कुछ सोचते सोचते निहाल अपने केबिन से निकला और मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। तारा उसका इंतजार कर रही थी। मीटिंग रूम में पहुंचकर निहाल ने तारा से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीधा मेरे केबिन में क्यों नहीं आई? जिस पर तारा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप एक फाइल उसके आगे बढ़ा दी। निहाल ने वो फाइल पकड़ ली और पूछा, ये क्या है? तारा ने कहा, यह सबूत है जो तुम्हें बताएंगे कि मैं बेकसूर हूँ। वो डिजाइन्स मैंने नहीं चुराए थे, पर मुझे नहीं पता ये तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे भी कि नहीं। यह सुनते ही निहाल ने बिना फाइल खोले टेबल पर पटक दी और बोला, आई डोंट नीड दिस। मुझे तुम पर पूरा यकीन है तारा। यह सुनते ही तारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो व्यंग से हंसते हुए बोली, ओह थैंक यू सो मच, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। निहाल इस सब से काफ़ी परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से उसका काम में मन नहीं लग रहा था और ना ही वो कहीं और ध्यान लगा पा रहा था। अपने माथे पर 2 उंगलियां फेरते हुए बोला, देखो तारा, इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी ही प्रॉब्लम थी। मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं होता और मुझे तुमसे किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तुम सही थी, तुमने जो कहा सच कहा। जो कुछ भी हुआ तुम प्लीज़ उसे भूल जाओ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। यह सुनते ही तारा के सब्र का बांध टूट गया। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, तो तुमने यह सब उसी वक्त क्यों नहीं कहा कि तारा ये सब कुछ नहीं कर सकती? तुमने मेरा गुरूर तोड़ा, मेरी बेइज्जती की, मुझे सजा दी, तो अब बोलो तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? तारा ने कुछ पल खुद को कंट्रोल किया, फिर बोली, ये सब कुछ करण ग्रोवर ने किया था। उसने सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया, हमारे घर में घुसा और वो सभी डिजाइन चुराए। इस फाइल में उन सभी की फोटो, स्क्रीनशॉट और ईमेल है। निहाल तारा के चेहरे को देखता रहा और कुछ नहीं बोला। तारा ने आगे बढ़कर अपने बैग में से एंगेजमेंट रिंग निकाली और निहाल के हाथ पर रखते हुए बोली, ये रही तुम्हारी दी हुई एंगेजमेंट रिंग। तो ये खेल यहीं खत्म हुआ निहाल ओबराय। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। अलविदा। कहकर तारा वहां से चली गई। निहाल अपने हाथ में एंगेजमेंट रिंग लिए उसे जाते देखता रहा। उसकी आंखों के सामने वो मंजर आ गया जब उसने ज्वेलरी शॉप में बहुत ही प्यार से तारा के हाथ में वो रिंग पहनाई थी। ये सब कुछ सोचकर एक बार फिर से उसने आंखें कसकर बंद कर ली। शाम के तकरीबन 8 बज रहे थे, मगर निहाल अभी भी अपने ऑफिस में बैठा काम निपटा रहा था। तभी उसके केबिन में बिना नॉक किए रोहन घुस आया।
क्या कर रहा है यार? सब घर चले गए हैं, चल तू भी चल। जिस पर निहाल ने कहा, घर जाकर क्या करूंगा यार, इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ा काम ही खत्म कर लूँ। रोहन को मनी मन निहाल पर बहुत हंसी आ रही थी। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, अभी यार ये देवदास बनना बंद कर। एक तो मैंने तेरे कहने पर तारा को यहाँ बुलाया और ऊपर से तूने उससे बात ही सॉर्ट आउट नहीं करी। निहाल आगे बोला, मैंने पूरी कोशिश की थी यार। वो शाम को आई थी ऑफिस एक फाइल लेकर, जिसके अंदर उसने सभी प्रूफ इकट्ठे किए थे कि करण ग्रोवर ने ही वो डिजाइन चुराए। जिस पर रोहन ने कहा, यह बात तो हम पहले से ही जानते थे, मगर तूने तारा से क्या कहा? निहाल बोला, मैंने उसे कहा कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ और मुझे पता है उसकी गलती नहीं है, मगर वो मानी ही नहीं। गुस्से में रिक पटक कर चली गई। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? ये सब सुन रोहन ने सिर पीट लिया। बोला, यार तू उसे सॉरी बोल देता ना तो सारी बात खत्म हो जाती, मगर तू और तेरी ईगो, बता मैं क्या करूं? निहाल झुंझलाते हुए बोला, लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। इतने दिन से ये ड्रामा चल रहा है, काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तू जा यार, मुझे बस काम पर ध्यान देने दे। रोहन हंसते हुए बोला, मैं चला भी जाऊं तो तू कौन सा काम पर ध्यान दे पा रहा है? कब से एक ही फाइल को बैठकर निहार रहा है। आगे भी तो बढ़। तू चाहे जो भी बहाने बना ले, मुझे पता है तेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा है। अब निहाल बहुत इरिटेट हो चुका था। उसने लैपटॉप बंद किया और सिर पीछे कुर्सी पर टिकाकर बोला, तो बता क्या करूं मैं? रोहन बोला, चल घूम कर आते हैं। कितने दिन हो गए हमने टाइम स्पेंड नहीं किया। चल आज दारू पीते हैं दोनों दोस्त मिलकर। निहाल के भी मन में पता नहीं क्या आया, एकदम से खड़ा हुआ और बोला, चल चले। यह सुन पहले तो रोहन हैरान हुआ, फिर खुशी खुशी निहाल के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। दोनों ही तफरीह करने के मूड में थे। घूमते घूमते दोनों एक मॉल पहुंचे। वहां निहाल को तारा के लिए एक ड्रेस पसंद आई। निहाल हाथ बांधे खड़ा ऊपर से नीचे उसे निहार रहा था, तो रोहन बोला, इतना गौर से क्या देख रहा है? तेरा साइज नहीं है, तू फिट नहीं आएगा इसमें। ये सुन निहाल ने घूर कर रोहन को देखा और दांत पीसते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर। यह मैं तारा के लिए सोच रहा हूँ यार, मुझे उसे मनाना है। अगर मैं उसे यह ड्रेस गिफ्ट में दूं, क्या वो मान जाएगी? तो रोहन ने कंधे उचकाकर कहा, पता नहीं, ट्राई कर ले। ट्राई करने में क्या बुराई है? जिस पर निहाल ने सिर हिला दिया और जाकर वो ड्रेस तारा के लिए खरीद ली। कुछ देर बाद वह दोनों मॉल से निकले और सीधा निहाल के घर आ गए। पूल साइड पर बैठकर दोनों ने अपने अपने लिए ड्रिंक बनाई और पुरानी बातों को याद करते हुए टाइम बिताने लगे। अगली सुबह शनिवार का दिन। आज निहाल ने कसम खा ली थी कि किसी भी हाल में तारा को मनाकर ही रहेगा। उसका तारा के बिना मन ही नहीं लग रहा था, ना ही घर में ना ही ऑफिस में। वो जहाँ भी जा रहा था, तारा के साथ बिताए हुए पल उसे याद आ रहे थे। वो तारा को और भी ज्यादा मिस कर रहा था। निहाल फटाफट तैयार हुआ और वो तारा की फ्लावर शॉप के लिए निकल गया। आज शनिवार होने की वजह से निहाल को ऑफिस में ज्यादा कुछ काम नहीं था, इसलिए उसने सारा दिन तारा के साथ बिताने की सोची। जब निहाल फ्लावर शॉप पहुंचा तो वहां उसे सोनिया और शीतल मिले। निहाल ने उसे तारा के बारे में पूछा तो शीतल बोली, तुम क्यों आए हो निहाल? जब तारा तुम्हारे से बात नहीं करना चाहती, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? प्लीज उसे ज्यादा परेशान मत करो। पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, उसे और ज्यादा परेशान मत करो। निहाल ने कहा, शीतल मैं उसे मनाने आया हूँ, मगर ना ही वो सुबह से मेरा फोन उठा रही है और ना ही मुझसे बात कर रही है। तुम ही बताओ अब मैं उसे कैसे मनाऊं? यहाँ भी नहीं है। घर पर फोन किया तो बूजी ने बताया कि वो घर पर भी नहीं है। तो तारा आखिर है कहाँ? जिस पर सोनिया बोली, निहाल जीजू। शीतल ने झट से कहा, ये हमारे जीजू नहीं है, तू ज्यादा मत बोल। ये सुन सोनिया सक पका गई और बोली, हाँ हाँ वो मेरा मतलब है। निहाल सर, तारा यहाँ नहीं है। और वो कहाँ गई है यह हम आपको नहीं बता सकते। निहाल ने पूछा, मगर क्यों नहीं बता सकते? तो सोनिया बोली, क्योंकि तारा ने मना किया है, और अगर वो आपको बताना चाहती है तो खुद बताकर ही जाती ना। निहाल ने आमे से हिला दिया। वो समझ रहा था कि इन लड़कियों से तारा की इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है। वो वहां से निकला और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने अपने खास बंदे को कॉल करके तारा के फोन की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहा।
तभी उसने देखा सोनिया फ्लावर शॉप से बाहर निकलकर बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। निहाल ने भी गाड़ी धीरे धीरे उसके पीछे लगा ली। बस स्टॉप पर पहुंचकर सोनिया से कहा, तुम कहाँ जा रही हो सोनिया? आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिस पर सोनिया ने मुंह बनाते हुए कहा, नो थैंक्स, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस से चली जाऊंगी। तो निहाल बेहद प्यार से बोला, तुम ऐसे क्यों कह रही हो सोनिया? मैं तो तुम्हारा जीजू हूं ना। तो जल्दी से आओ, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तारा के परिवार और दोस्तों में अगर आज तक कभी निहाल को एक्सेप्टेंस मिली थी तो तारा के बाद वो सबसे ज्यादा सोनिया से ही मिली थी। सोनिया का उसे निहाल जीजू कहना निहाल को बेहद पसंद था। सोनिया ने जब देखा कि निहाल नहीं मानेगा तो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। निहाल ने गाड़ी आगे बढ़ाई। सोनिया ने बताया कि उसने नई जगह जॉब ज्वाइन की है और उसका एड्रेस भी दे दिया। तो निहाल बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे थे। निहाल ने बात शुरू करते हुए कहा, मुझे पता चला करण ग्रोवर ने तुम्हारे साथ क्या किया। आई एम रियली सॉरी सोनिया कि मेरी वजह से करण ने तुम्हें इतना परेशान किया। पहले तो सोनिया को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो होना था वो हो गया। आई एम ऑल्सो सॉरी, मैंने किसी अनजाने को अपने आप को इस्तेमाल करने दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। आपका बहुत नुकसान भी हो गया। निहाल बोला, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, वो मैं सब संभाल लूंगा। मगर सोनिया, मैं सच में तारा से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं सच में उससे बात करना चाहता हूँ और उसे मनाना चाहता हूँ। क्या तुम समझ रही हो? निहाल के इतने प्यार से बात करने पर सोनिया तो एकदम संटी फ्लैट ही हो गई। सोनिया को हमेशा से निहाल तारा के लिए बहुत पसंद था। जिस तरह निहाल तारा को देखता था, उसके हर चाल चलन में तारा के लिए केयर और प्यार झलकता था। सोनिया बोली, मैं आपको बताना तो चाहती हूँ कि तारा कहाँ है, मगर ये बात तारा को पता चली कि मैंने आपको उसका एड्रेस दिया है तो मुझे छोड़ेगी नहीं। निहाल आगे बोला, तुम बेफिक्र रहो, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुमने मुझे तारा का एड्रेस दिया है। ये तुम्हारा और मेरा सीक्रेट रहेगा हमेशा। यह सुन सोनिया खुश हो गई। ठीक है निहाल जीजू, तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी कि तारा कहाँ गई है। वो आज सैटरडे है ना, तो हर महीने के पहले सैटरडे तारा पहाड़ी के पास वाली नर्सरी में जाती है और वहां पर फूलों और बगीचों में काम करती है। तारा को पेड़ पौधे और फूल बहुत पसंद है। तो निहाल धीरे से बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मेरी तारा खुद भी फूल जैसी ही है। सोनिया बोली, क्या मतलब? निहाल ने कहा, कुछ नहीं। कुछ ही देर में निहाल ने सोनिया को ड्रॉप किया और फिर उसके बताए हुए एड्रेस पर तारा से मिलने निकल गया। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद निहाल पहाड़ी के पास वाली नर्सरी पर पहुंच गया था। वो चुपचाप गाड़ी से उतरा और देखा कि पहाड़ी के पास बहुत बड़ी नर्सरी और बगीचा बना हुआ था, जिसमें अनगिनत फूल पेड़ पौधे थे। पहाड़ी के पास होने की वजह से ये जगह हल्की ठंडी थी। कच्ची कच्ची धूप, हल्की ठंडी हवा उस पूरे आलम को महका रही थी। वहां का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। निहाल दबे पांव बगीचे में गया तो वहीं दूर उसे गुलाब के फूलों के पास बैठी तारा दिखाई दी। वो धीमे कदमों से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। तारा अपनी धुन में बैठी फूलों से बातें कर रही थी, उनका हालचाल पूछ रही थी और आप बीती उन्हें सुना रही थी। उन फूलों को बता रही थी कि कैसे पिछले कुछ दिन उसके लिए कितने मुश्किल रहे और निहाल ने उसे कितना हर्ट किया। जैसे कि उसकी हर परेशानी का हल वो गुलाब के फूल ही निकालने वाले हों। तारा की हरकतें देख निहाल के फेस पर इस्माइल आ गई। वो भी समझ रहा था कि जिस तरह वो पल पल तारा को इतना याद कर रहा था, इतना मिस कर रहा था, तारा का भी यही हाल था। वो जानता था कि वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। मगर तारा उसके बिल्कुल उलट, और कहीं ना कहीं निहाल का मन चाहता था कि तारा अपने जज्बात उसके साथ शेयर करे, अपने इमोशंस उसको बताए। मगर फिलहाल उसे सबसे बड़ी जंग लड़नी थी, जो कि थी तारा को मनाना। कुछ देर तारा के पीछे खड़े रहने के बाद निहाल जाकर तारा के पास बैठ गया। तारा ने मुड़कर देखा और निहाल को वहां पाकर बेहद घबरा गई, मगर फिर खुद पर काबू करते हुए बोली, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया? जिस पर निहाल बड़े ही एटीट्यूड से फोन घुमाते हुए बोला, तुम सोचती हो मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं करवा सकता? ये सुन तारा ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाई और गुस्से में बोली,
तुम अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। ये मेरी जगह है और आज मेरा दिन है। मैं यहाँ सुकून से बैठकर अकेले में वक्त बिता रही थी और तुम आ गए रंग में भंग डालने। कहते कहते तारा अपनी जगह पर खड़ी हो गई। निहाल भी खड़ा हुआ और जेब में हाथ डालकर आंखें मटकाता हुआ बोला, रंग में भंग? रंग कहाँ है? मुझे तो ये जंगल दिख रहा है और मेरा मूड है इस जंगल में मंगल करने का। क्या कहती हो तुम? कहते कहते निहाल तारा के करीब होने लगा। ये देख तारा भी अपना एक एक कदम पीछे करने लगी। फिर वो जल्लाद से बोली, ठीक है, तुम मनाओ अपना जंगल में मंगल, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। कहकर वो जाने के लिए मुड़ गई। तारा तेज कदमों से उस बगीचे से बाहर जाने लगी। निहाल भी उसके पीछे पीछे गया और मेन गेट के पास जाकर उसको रोक लिया। मेरी बात तो सुनो तारा, मैं इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ। तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। जिस पर तारा बोली, मगर क्यों? तुम्हें किसने कहा था इतनी दूर आने के लिए, और वो भी सिर्फ मेरे लिए? तुम्हें मैंने कल ही कह दिया था ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमारे बीच में जो कुछ भी था, वो खेल, वो कॉन्ट्रैक्ट, सब खत्म। अब क्या चाहते हो तुम? निहाल ने तारा को अपनी तरफ खींचा। निहाल के हाथ तारा की कमर पर थे और तारा के हाथ निहाल की चेस्ट पर। निहाल बोला, ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म? तुम्हें याद नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की गाइडलाइंस क्या थी, कि बिना किसी वजह के तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकती। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। असल में तो कॉन्ट्रैक्ट अब सिर्फ एक बहाना रह गया था तारा को अपने पास रखने का, क्योंकि निहाल की ईगो तो आसमान से भी ऊंची थी। वो चाह कर भी तारा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पा रहा था। तारा खींचते हुए बोली, देखो, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना और ना ही मैं किसी भी किस्म की तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। ये तुम्हारा और नैना का मामला है, तो तुम दोनों ही सुलझाओ। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यह सुन निहाल बोला, ऐसे कैसे अपने अपने रास्ते? तारा बोली, देखो निहाल, मुझे परेशान करना बंद करो। मैं सच्ची में किसी किस्म का कोई खेल, कोई कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाना चाहती। तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो निहाल उसकी कमर पर हाथ कसते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगा। तुमने कहा और मैं मान लूं? ऐसे कैसे? तारा इरिटेट होने लगी और बोली, तुम क्या चाहते हो? मुझे समझ ही नहीं आता। अब तो उस नैना से तुम्हारी बातचीत हो गई है ना? साफ साफ कह दो उसे कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। वो तो तैयारी बैठी है कि तुम कहो और वो तुम्हारी बात माने। तो तुम क्यों नहीं उसे जाकर कहते? जिस पर निहाल ने नामे से हिलाया और कुछ नहीं बोला, बस एकटक तारा के चेहरे को निहारता रहा। तारा भी निहाल की करीबी पाकर शांत होने लगी थी और बड़े ही गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। मौसम बिगड़ने लगा था और काले बादल छाने लगे थे, मगर वो दोनों टस से मस न हुए और काफी देर तक एक दूसरे को पकड़े वहां खड़े रहे। हल्की बारिश शुरू होने लगी थी। ये देख निहाल ने कसके तारा का हाथ पकड़ा और बोला, बारिश होते ही यहाँ पर ठंड पड़ जाएगी और तुमने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हुए। चलो चले। कहकर वो तारा को खींचते हुए गाड़ी तक ले जाने लगा। नर्सरी से निकलकर गाड़ी तक पहुंचने में ही दोनों काफी हद तक भीग चुके थे। तारा बोली, इस मौसम में पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाना सेफ नहीं है। निहाल ने कहा, यहीं पास में मेरा समर हाउस है, हम वहीं चलते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब घर चले जाएंगे। तारा को भी यही करना ठीक लगा। पहाड़ी इलाके में बारिश में गाड़ी चलाना रिस्की हो सकता था। कुछ देर में दोनों निहाल के समर हाउस पहुंच गए थे। पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत कॉटेज, जिसके चारों तरफ खूबसूरत पेड़ और फूलों से सजे गार्डन। यह नज़ारा बेहद खूबसूरत था। निहाल ने तारा को गाड़ी से निकलने में हेल्प की और कॉटेज के अंदर चला गया। बाहर जितनी ठंड थी, अंदर से कॉटेज उतनी ही गर्म थी। तारा ने पूछा, यह समर हाउस तुम्हारा है? जिस पर निहाल ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, कभी कभी आता हूँ यहाँ पर। उसने वहाँ के केयर टेकर श्याम काका से कहकर उन दोनों के लिए काफी लाने को कहा और तारा का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम की तरफ ले आया। उसने तारा से कहा, तुम भीग चुकी हो, कपड़े चेंज करो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। ये कहते कहते उसने अलमारी से तौलिया निकाला और तारा की तरफ बढ़ा दिया। तारा अपने बाल सुखाने लगी, फिर बोली, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तभी निहाल को याद आया कि उनकी गाड़ी के बूट में तारा के लिए वो न्यू ड्रेस रखी है जो कल ही उसने तारा के लिए लाई थी। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आया। कहकर वो कमरे से निकला और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। कुछ देर में उसने लाकर वो ड्रेस तारा को पकड़ा दी। तारा ने एक पल ड्रेस को देखा और बोली,
ये किसके लिए है? तो निहाल बोला, ये तुम्हारे लिए है। मैंने कल ही तुम्हारे लिए ली है। ये सुनकर तारा हैरानी से निहाल की तरफ देखने लगी।